नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पाठ 9 मृदा का भाग 3 पढ़ते हैं। भाग 1 और भाग 2 में हमने मृदा के प्रकार पढ़े थे। आज अपन देखते हैं कि मृदा अलग अलग प्रकार की होती है, तो उन अलग अलग प्रकार की मृदा के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं मृदा के गुण, मिट्टी के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो पहला गुण है मृदा में जल के अंतःस्रवण की दर। मतलब कि पहला है कि मृदा में जल के अंतःस्रवण की दर, मतलब कि जो मिट्टी जल को अवशोषित करती है तो वो कितने समय में कितने जल को अवशोषित कर पाती है, उस समय को जल के अंतःस्रवण की दर कहा गया है। मतलब जैसे मान लो कि कोई मिट्टी है, हमने उस मिट्टी को तोल कर मतलब उस मिट्टी में जल डाल रहे हैं, तो वो जल की मात्रा, जैसे मान लो हम जल की मात्रा 100 ml ले रहे हैं या 200 ml ले रहे हैं, तो उस जल की मात्रा को वो मिट्टी कितने समय में अवशोषित कर पाती है, उस समय को जल के अंतःस्रवण की दर बताया गया है। जैसे यहाँ अगर अपन एक क्रियाकलाप देखें तो हम क्या करते हैं कि एक जगह पर जहाँ थोड़ी कोमल या इस प्रकार की कोई मिट्टी है, एक जगह को चिन्हित करते हैं, उस जगह पर एक हमने पाइप का टुकड़ा थोड़ा मिट्टी के अंदर धंसाकर लगा दिया। ठीक है, मान लो कि उस पाइप का व्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर व्यास का पाइप है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर व्यास का पाइप है और हमने उसको एक जगह पर मिट्टी में रख दिया। अब हम एक किसी मापक से 200 ml पानी लिया। कितना पानी लिया? 200 ml पानी लिया और उस पानी को हमने इस पाइप के अंदर भर दिया। अब हमें ध्यान रखना है कि पानी इस पाइप से बाहर नहीं गिरे और पाइप पूरा भर जाने के बाद छलके नहीं, मतलब थोड़ा ध्यान रखते हुए 200 ml पानी को बराबर इस पाइप के अंदर डाल देना है। ठीक है, जब हम पाइप को डालते हैं उस समय उस टाइम को नोट कर लेना है। जैसे मान लो कि हमने इस पाइप में पानी डाला उस समय 9 बजे। ठीक है, अब हमने इस पाइप में पानी भर दिया और अब अपन देखते हैं कि धीरे धीरे ये पानी मिट्टी के अंदर जाता जाएगा। अब ये पानी इस मिट्टी के अंदर कितने समय में पूरा सोख लिया जाता है, ये मिट्टी इस पानी को कितने समय में अवशोषित कर लेती है। तो मान लो कि ये पाइप पूरा, इस पाइप के अंदर का पानी पूरा मिट्टी के अंदर अवशोषित होने में समय लग गया। जब पूरा अवशोषित हो गया तब हम वापस समय देखते हैं तो मान लो कि 9:10 हो गए। तो मतलब कि इस पाइप के अंदर जो 200 ml पानी था उसको मिट्टी के द्वारा अवशोषित करने का समय कितना लग गया? 10 मिनट लग गया। मतलब कि ये जो यहाँ की मिट्टी है उसने 200 ml पानी को अवशोषित करने में 10 मिनट का समय लगाया है। तो अब इस मिट्टी के जल के अंतःस्रवण की दर क्या होगी? तो हमारे पास में एक प्रश्न हो गया कि ये कोई मिट्टी है जो 200 ml जल को अवशोषित करने में या अवशोषण करने में 10 मिनट का समय लगाती है, तो उसके अंतःस्रवण की दर क्या होगी? तो उसके अंतःस्रवण की दर का एक सूत्र है, अंतःस्रवण की दर का सूत्र है दर बराबर जल की मात्रा बटा अंतःस्रवण में लगा समय। ठीक है, अब अपन को एक चीज याद ध्यान क्या रखनी है कि जल की मात्रा जो है वो तो हमें लेनी है मिलीलीटर में और ml में लेनी है, और अंतःस्रवण में लगा समय वो हमें लेना है मिनट में। तो जैसा कि हमने ये क्रियाकलाप में देखा कि हमने जल की मात्रा कितनी ली? 200 ml। तो 200 बटा अंतःस्रवण में लगा समय, मतलब कि अब इस पाइप के अंदर जो पानी था उसको सोखने में कितना समय लगा? कि 10 मिनट का समय लगा। तो 200 बटा 10 कितना आ गया? 20 मिनट प्रति ml। मतलब कि अब इस मिट्टी के जल के अंतःस्रवण की दर क्या हो गई? 20 मिनट प्रति ml।
ठीक है, मतलब कि ये 200 ml पानी को 10 मिनट के अंदर सोख रही है, तो 1 मिनट में ये पानी कितना सोखेगी? 20 ml सोखेगी। तो ये इस प्रकार मिट्टी का ये पहला गुण हो गया कि वह मिट्टी जल को अवशोषित करने में उसकी दर क्या होगी। क्यों? क्योंकि अपन देखते हैं कि मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं, किसी के कण बड़े हैं, किसी के कण छोटे हैं, तो किसी में जल के धारण करने की क्षमता कम होती है, तो कोई अपने अंदर वायु को ज़्यादा रोकती है। तो इस प्रकार मिट्टी के कण, वहाँ के जलवायु, इस आधार पर हम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी के अवशोषण की दर भी अलग अलग होती है। तो इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार की मिट्टी के अवशोषण की दर को माप सकते हैं। तो मिट्टी का पहला गुण हो गया जल के अंतःस्रवण की। मिट्टी का दूसरा गुण हो गया मृदा में नमी। अब जैसा कि हमें पता है कि मिट्टी के कणों का आकार अलग अलग होता है, तो उसमें जल धारण की क्षमता या जल को अपने अंदर रोके रखने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो मिट्टी के अंदर नमी मतलब आर्द्रता को रखने की कितनी क्षमता हो सकती है। तो दूसरा अपना गुण हो गया मृदा में नमी। ठीक है, तीसरा गुण है मृदा में जल का अवशोषण। मतलब कि मिट्टी जल को कितना अवशोषित करती है। पहले बिंदु में तो हमने देखा था कि जल को अवशोषित करने का समय, और तीसरा बिंदु है कि अब वो कितना अवशोषित करती है। तो इसके लिए क्रियाकलाप है, मान लो हमने एक बीकर लिया, एक बीकर लेंगे, उस बीकर के ऊपर हमने एक कीप रखा, उस कीप के अंदर हमने एक फिल्टर पेपर रख दिया, यहाँ हमने एक फिल्टर पेपर रखा, और अब इसके अंदर हमने मिट्टी रखी, एकदम शुष्क सूखी मिट्टी रखी, शुष्क मिट्टी। ठीक है, कीप लिया, उसके अंदर फिल्टर पेपर रखा, फिल्टर पेपर के अंदर हमने शुष्क मिट्टी रखी। अब हम क्या करेंगे, उस मिट्टी को तोलेंगे। तो मान लो हम यहाँ पर मिट्टी ले रहे हैं 50 ग्राम। अब इस कीप के अंदर शुष्क तोल कर सूखी मिट्टी रख ली 50 ग्राम। अब मैंने एक मापक में जल ले लिया, पानी। ठीक है, मान लो इस मापक में मैंने 50 ml पानी लिया है। अब मैं इस मापक में जो 50 ml का पानी है वो इसमें डालना शुरू करता हूँ। कब तक डालूंगा? जब तक कि ये मिट्टी पूरी गीली होकर इसके अंदर से पानी रिसना शुरू नहीं हो जाता। जैसे ही पानी रिसना शुरू होता है, मैं इसके अंदर पानी डालना बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मान लो मैंने बीकर में 50 ml पानी मतलब मापक में 50 ml पानी लिया और इसके अंदर डालना शुरू करता हूँ, और जब तक रिसना शुरू होता है तब मैं इस यहाँ पानी को डालना बंद कर देता हूँ। तो मेरे इस मापक में पीछे बच जाता है 20 ml, मान लो 10 ml पानी पीछे बच गया। ठीक है, तो अब बीकर में मतलब हमने सूखी मिट्टी कितनी ली? 50 ग्राम। तो इस 50 ग्राम मिट्टी ने कितना जल अवशोषित किया, तो उसका पता लगाएंगे। लगाने के लिए क्या करते हैं कि पहले हमने कितना पानी लिया? 50 ml, और फिर जैसे ही डालना बंद किया तब बीकर में शेष कितना बचा? कि 10 ml। तो मतलब कि अब इस मिट्टी में हमने कितना पानी डाला है? तो 50 - 10, मतलब हमने कितना ml पानी डाला? 40 ml। मतलब कि ये जो 50 ग्राम मिट्टी है वो कितने जल को अवशोषित कर रही है? 40 ml जल को अवशोषित। तो ये इसके अवशोषण की मात्रा हो गई कि भाई कोई भी मिट्टी कितने जल को अवशोषित करती है। तो यहाँ 50 ग्राम सूखी मिट्टी थी, वो 40 ml जल को अवशोषित कर रही है। तो ये तीसरा गुण हो जाता है अपने मृदा में जल का अवशोषण। तो ये तो हो गई मिट्टी के कुछ गुण कि भाई मिट्टी के जल अंतःस्रवण की दर क्या होगी, मतलब वो कितने समय में कितने जल को अवशोषित करती है। मिट्टी में नमी मतलब पानी की मात्रा कितनी रह सकती है। और तीसरा हो गया कि जल का अवशोषण की भाई कोई भी मिट्टी है वो कितने जल की मात्रा को अवशोषित करती है। तो ये तो हो गए अपने मृदा और फसलें। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उन अलग अलग प्रकारों में अलग अलग प्रकार की फसलें ज़्यादा उपज देती हैं। तो क्योंकि कुछ फसलों के मतलब जल, जैसे किसी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए तो उसके लिए मिट्टी भी अच्छी ज़्यादा जल धारण करने वाली चाहिए होगी। किसी को जड़ों में मतलब वायु की ज़्यादा चाहिए तो ऐसी मिट्टी थोड़ी कोमल और
ज़्यादा वायु धारण करने वाली मिट्टी उस फसल के लिए ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी में फसलों का भी मतलब कुछ अलग प्रकार से रोल होता है। तो जैसा यहाँ कुछ फसलें हैं कि उनके लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है, तो गेहूं और चना के लिए मरणमय और दुम्मटी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि इनमें थोड़े जल धारण की क्षमता और नमी ज़्यादा रहती है। मसूर और दालों के लिए दुम्मटी मृदा, धान के लिए अच्छी जल धारण वाली मृदा चाहिए होती है, ठीक है ना, जो पानी अपने अंदर ज़्यादा रोक सके वो। कपास के लिए दोमट मिट्टी। तो हम देखते हैं कि ज़्यादा जो बारीक कण और महीन कण दुम्मटी मिट्टी, जिसमें बारीक और महीन दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, महीन और मोटे कण जिसमें जल धारण भी आसानी से रह सकता है और वायु भी पर्याप्त मात्रा में रह सकती है, ऐसी मिट्टी ज़्यादा फसलों के लिए उपयोगी होती है। तो ये हो गई अपने मृदा और फसलों के बारे में। तो मिट्टी जो है वो फसलों को, अच्छी मिट्टी होगी तो फसलें भी अच्छी। मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन क्या होता है, तो जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाता है। और मृदा अपर्दन जो है वो हमारे मतलब एक मिट्टी के लिए एक प्रकार से नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि जब मिट्टी की ऊपरी परत जल के साथ बहकर या तेज हवाओं के साथ उड़कर कहीं और चली जाती हैं, तो ऊपरी परत में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब वही मिट्टी उड़कर कहीं और चली जाती है तो वहाँ की जगह जो है वो बंजर और अनुपजाऊ हो जाती है। इसलिए मृदा अपर्दन को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। और मृदा अपर्दन को रोकने का एक महत्वपूर्ण एक उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एक जगह पर बांधे रखने का काम करती है, जिसके कारण मृदा का अपर्दन नहीं हो पाता है। वो मतलब जल के साथ या हवा के साथ नहीं बह पाती या नहीं उड़ पाती, तो वो मिट्टी वहीं रह जाती है। तो आजकल पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पेड़ों की कटाई के कारण मृदा अपर्दन भी बढ़ रहा है, जिसके कारण मिट्टी मरुस्थल और बंजर ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए पेड़ों को काटना, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाए ताकि मृदा अपर्दन को रोका जा सके और मिट्टी की उपजाऊपन वही